बाप सात, मरमरा समंदर, नमकीन पानी। आयशे ने मुस्कुराकर उनको देखते हुए छुरा अपनी सीप की एक तरफ रखा। हाँ तो बहारे, वो क्या चीज़ है जो पानी के अंदर एक संदूक में रेत के जरे से बनती है? हया हया, वो मिट्टी के जरे से बनता है। और और उसका संदूक जब कत्ल किया जाता है तो चूरा खोम कर कत्ल। वो जोर से बेरब जुमले बोलती आयशे के हाथों को देख रही थी, जो एक चांदी से चमकते सीप में छुरा चला रही थी। सीप का होल चटका। आयशे ने किताब की तरह से उसे खोला। अंदर दम तोड़ते जानवर पे एक सफ़ेद मोती चमका रहा था। मोती, पर्ल, पूरे 5 लूफ। बाहरी खुशी से चिल्लाई और फिर जल्दी जल्दी डब्बे के कोट बार की स्लाइड्स ऊपर नीचे करने लगी। वो अब उस पर पर्ल लिख रही थी। हया और आयशे बेख्तियार अपना काम छोड़कर आगे होकर उसे देखने लगी। जैसे ही बहारे आखिरी हुर्फ एल सामने लाई, क्लिक की आवाज़ के साथ बॉक्स की साइड से दरवाज़ा बाहर को खुला। हया की त्वक्का के बरक्स वो बॉक्स ऊपर ढक्कन की बजाय साइड की तरफ से खुलता था। दराज में स्याह मखमलीन कपड़ा बिछा था और उस पर एक नाजुक सा नेकलेस रखा था। नेकलेस दरअसल प्लेटिनियम की जंजीर थी, जिस पर हर 2 कड़ियाँ छोड़कर नन्हे हीरे लटक रहे थे। जंजीर के बिल्कुल वसवे हीरे की बजाय 3 कड़ियाँ लटकी थीं, जिनके आखिरी सिरे पर एक सफ़ेद मोती परोया हुआ था। वो तीनों महबूस से उस बेशकीमत चकमकाते हुए नेकलेस को देख रही थीं। बहारे, ये तो वही मोती है जो तुम्हारी सीप से निकला था, जो तुमने अब्दुल रहमान को दे दिया था। आयशे शर्शर से उस मोती को देखते हुए बोली थी। हाँ, ये तो वही है, अब्दुल रहमान ने मुझे गिफ्ट कर दिया। और इतनी खूबसूरत अंदाज में। हया बस इतना ही कह सकी। उसे इस सोफे को देने का अंदाज बहुत मुतासिर किया था। बाहरी ने अपनी नन्ही उंगलियों से नेकलेस उठाया और गर्दन से लगाया, फिर चेहरा उठाकर उन दोनों को देखा। ये कैसा लग रहा है? उसका चेहरा खुशी से धमक रहा था। बहुत प्यारा। अब्दुल रहमान ने मुझे कितना प्यारा गिफ्ट दिया है। अल्लाह अल्लाह, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। वो अपने पर्स से आईना निकाल कर अब हर जाविये से उसको अपनी गर्दन से लगा लगा कर देख रही थी। तुम अब्दुल रहमान को ज़रूर थैंक यू करना। अल्लाह अल्लाह, बाहरी की खुशी बयान से बाहर थी। हया, मैं तुमसे भी खूबसूरत लग रही हूँ, है ना? हाँ, तुम मुझसे भी खूबसूरत लग रही हो। वो मुस्कुराकर उसे तसल्ली देती सेब के होल उठाने लगी। अभी उसे पूरी माला बनानी थी। हया, तुम मेरी तस्वीर खींचो। मैं इसे सर पे क्राउन की तरह पहनती हूँ, क्योंकि मैं प्रिंसेस हूँ। नेकलेस अपने सर पे ताज की तरह पहने उठकर साहिल पे जा खड़ी हुई। उससे वो तोहफा 2 ढाई माह बाद खोला था। सो आज उसका दिन था। ध्यान से बहारे, हवा तेज से। समंदर की तरफ पुश किए खड़ी बहारे ने आयशे की बात नहीं सुनी थी। हया ने मोबाइल निकालकर कैमरा ऑन किया, फिर मोबाइल चेहरे के सामने लाकर बहारे को फोकस किया। प्रिंसेस, अब तुम जरा मुस्कुराओ। बहारे बड़ी मासूम अंदाज से मुस्कुरा दी। उससे बेख्तियार बयूक अदा के बाजार में सड़क की फर्श पे खड़ी बहारी याद आ गई, जिससे कि स्याहों का जमघटा लगा था। रेड कारपेट शो फिर से शुरू हो गया था। उसी लम्हे हवा का एक तेज झोंका आया और साथ पानी भी। इससे पहले कि उनमें से किसी की भी कुछ समझ में आता, बहारी के सर से नेकलेस उड़ता हुआ पानी में जा गिरा। वो बुखला कर पलटी और फिर उसकी चीखें हर सू बुलंद हुई। आया तेजी से उठी, गोद में रखी लड़ी गिर गई। सीबू के होल बिखर गए। वो भागकर पानी में आई। बहारें चीखती हुई पानी में हाथ मारती अपना नेकलेस तलाश कर रही थी। जो लहर उसका नेकलेस छीन कर ले गई थी, वो वापस जा रही थी। या नंगे पैर भागती हुई लहर के पीछे गई, मगर पानी जीत गया। लहर पलट गई, हार पानी में गुम हो गया। बहारें जोर जोर से रोते हुए चीख रही थी। मेरा नेकलेस, क्या मेरा नेकलेस? आयशे पीछे से उसे बाजुओं में लिए पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर वो किसी बेयाब मछली की तरह तड़पते हुए खुद को छुड़वा रही थी। हया, आगे मत जाओ, पानी गहरा है, वो गुम जाएगा। आयशे उसे आवाज़ दे रही थी, मगर वो सब कुछ भुलाए बेयूक अदा की शहजादी का ताज ढूंढ रही थी। साहिल की गीली रेत, पानी, समंदर। वो पानी में हाथ मारती पूरी तरह भीग चुकी थी, मगर नेकलेस कहीं नहीं था। उसे थक कर अपने अक में देखा, जहाँ आयशे बामुश्किल आंसू रोके तड़पती बिलखती बहारे को पकड़े खड़ी थी। आयशे, मेरा नेकलेस! आयशे, मुझे नेकलेस वापस ला दो। वो फूट फूट कर रोती आयशे के बाजू उससे हटाने की सही कर रही थी,
नेकलेस वहाँ कहीं भी नहीं था। उसे नमकीन गहराई वापस अपने अंदर ले गई थी। बहारे की ज़िंदगी का पहला और वाहिद मोती उससे खो गया था। बहारे मैंने बहुत ढूँढा मगर देखो, जो अल्लाह की मर्ज़ी। वो वापस आई और अपने गीले हाथों में बहारे के हाथ थाम कर कहा। बहारे कुछ नहीं सुन रही थी। वो गर्दन इधर-उधर मारती चिल्लाए जा रही थी। मुझे नेकलेस वापस ला दो, कोई मुझे नेकलेस वापस ला दे। वो अंग्रेज़ी और फिर तुर्क में एक ही बात दोहराते बिलख-बिलख कर रो रही थी। हया के गले में आंसू का फंदा पड़ गया। उसे लगा वो खुद भी अभी रो देगी। वो बामुश्किल लब भींच कर सब किए हुए थी। पाकर खो देने का दुःख वो पहचानती थी। जब उसका जिंजरब्रेड हाउस टूटा था, जब इस्तेक़लाल स्ट्रीट की उस शॉप में डीजे सर पकड़ कर गिर गई थी, पाकर खो देने से बड़ा कर्ब कोई नहीं होता। उस शाम वो दोनों बामुश्किल बहारे को संभालती घर वापस आई थी और अब लिविंग रूम में बड़े सोफे पर बैठी थी, क्योंकि बहारे दरमियान में थी और उसे हया ने अपने साथ लगाया हुआ था। शाम ढल चुकी थी और खिड़कियों के बाहर अंधेरा उतर आया था। आतिशदान में मसूमी लड़कियां भड़क रही थीं। बहारे उसी तरह रोई जा रही थी। उसके पास आंसुओं का मरमरा था जो ख़त्म नहीं हो सकता था। बहारे, मैं तुम्हें और नेकलेस ला दूंगी। वो उसे अपने साथ लगाए फैलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो ऐसा नहीं होगा। वो नफ़ी में सह हिलाती रोई जा रही थी। बिल्कुल इस जैसा ला दूंगी, प्रॉमिस। मगर वो अब्दुल रहमान का गिफ्ट नहीं होगा। अब्दुल रहमान तुम्हें खुद वैसा ही नेकलेस गिफ्ट करेगा, मैं उससे कहूँगी। मगर उससे मेरा मोती नहीं होगा। आयशे, मम्मी। वो रोते रोते अपनी माँ को याद करती तो कभी आयशे को पुकारती। आयशे सर घुटनों पे रखे मखमूस सी बैठी थी। तुम्हारा जब दूसरा मोती निकलेगा तो मैं उसे नेकलेस से पिरो दूंगी। मगर बहारी उसकी कोई बात नहीं मान रही थी। उसके लिए उस नेकलेस का मुतबादिल कुछ भी नहीं हो सकता था। हर शय का मुतबादिल नहीं हुआ करता। बहारे, अब बस करो। जब वो सर पटक पटक कर मजीद बुलंद आवाज़ में रोने लगी तो आयशे ने बरहमी से डांटा। मैं कब से तुम्हें मना रही हूँ और तुम हो ये बदतमीजी की जा रही हो। जवाबन बहारे ने गुस्से और पानी से भरी आंखों से आयशे को देखा। तुम मीन हो आयशे, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि अब्दुल रहमान मुझे गिफ्ट दे। हाँ, आयशा हक्का बक्का रह गई। मैं ऐसी हूँ, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो। हाँ, तुम मीन हो। वो आगे बढ़कर अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से आयशे के घुटने पे मुक्के मारने लगी। आया ने पीछे से उसे बाजू में लेते हुए हटाया। मैंने क्या किया है। आयशे रोहान सी हो गई। तुम तुम लड़ी थी अब्दुल रहमान से। वो इसीलिए इंडिया चला गया है क्योंकि तुम उससे लड़ी रही थी। तुमने उसे थप्पड़ भी मारा था और तुमने उससे कहा था कि वो बाहरी कुल्सी पे तकल्लुफ ना हुआ करे। वो तुम्हारी वजह से यहाँ से गया है, मैंने खुद देखा था सुराख से। आयशे का चेहरा एकदम सूख पड़ गया। उसकी आंखों में जैसे बहुत से जख्म उभरे। सुनो बहारे। वो आगे बढ़ी और एकदम बेहद जारहाना अंदाज से बहारे की कंधे दबोच कर उसका चेहरा सामने किया। अब्दुल रहमान हमारा नहीं है और वो जल्द या बदेर हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। तुम गंदी हो, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अब मेरी बात गौर से सुनो। उसे गुस्से से बहारे को झटका दिया। अब्दुल रहमान मर गया है हमारे लिए। एक झटके से उससे बहारे के कंधे छोड़े और तेजी से सीढ़ियां फलांगती ऊपर चली गई। बहारे के आंसू एकदम से रुक गए। वो बिल्कुल साकित और जामिद हो चुकी थी। लब आपस में बेबस किए। वो गोया सांस रोके बैठी थी। बहारे, उसे तासुब से उससे पुकारा। वो एकदम उठी और भागती हुई कमरे में चली गई। हया ने गर्दन मोड़कर देखा। उनके मुश्तरका बेडरूम का दरवाज़ा खुला था। वो बहारे बेड पे चित लेटी नजर आ रही थी। अभी उसे छेड़ना मुनासिब नहीं था, सो वो आयशे की तलाश में सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आयशे छत पे थी। वो टेरेस की रेलिंग से टेक लगाए बैठी थी। उसके पीछे खुला स्याह आसमान था और नीचे जदेसी की ऊंचे पोल्स की मधमबत्तियाँ। अंधेरे में भी वो उसके स्याह स्कार्फ में धमकते चेहरे पर लुढ़कते आंसू देख सकती थी। उससे बेख्तियार डीजे याद आई जब वो उनसे नाराज होकर स्टडी में चली गई थी। आयशे, वो दुखी दिल से कहती उसके साथ आ बैठी और होले से उसका हाथ थामा। आयशे ने हाथ नहीं छुड़वाया। वो बस अपने घुटनों को देखती बेआवाज रोई गई। आयशे, यूं मत रो, वो बच्ची है, उससे यूं ही कह दी वो बात। मुझे पता है तुम किसी से नहीं लड़ सकती। बाहर ही ठीक कह रही थी।
मैं वाकई अब्दुल रहमान से लड़ी थी, मगर सिर्फ उस वक्त जब मैं बहुत परेशान थी। लेकिन वो मेरी वजह से वापस नहीं गया। वो हमारी वजह से कुछ नहीं करता। वो सब कुछ अपनी मर्जी से करता है। लेकिन मैं क्या करती? मुझसे आने की तकलीफ नहीं देखी जाती। क्या हुआ आने को? आयशा ने फीकी आंखें उठाकर उसे देखा। क्या तुम्हें अब्दुल रहमान ने बताया है कि उसका एक भाई भी है? नहीं। वो पूरी तरह से चौंकी। मैं और बहारे अपने वालिदैन के साथ अनातोलिया के एक गांव में रहते थे। 1 साल पहले हमारे वालिदैन के एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। तो हमारी सबसे करीबी अजीज़ा यानी हमारी दादी आने हमें इधर ले आई। ये आने का अपना घर नहीं था। ये घर आने के वालिद की मलकियत था। बाद में ये नस्ल दर नस्ल चलता मेरे बाप और फिर मुझ तक आया। आने के दोनों बेटों ने इससे अपना हिस्सा नहीं लिया। सो आने ने कानूनी कार्रवाई के बाद इसे मेरे नाम कर दिया। जब हम यहाँ आए थे तब यहाँ सिर्फ आने और अब्दुल रहमान रहते थे। मगर मुझे याद था कि आने का एक और बेटा भी था। तब आने ने बहुत दुख से बताया था कि उनका दूसरा बेटा हमारे आने से चंद माह कब घर छोड़कर चला गया था। क्यों? कैसे? अब्दुल रहमान लाइल्म था। मगर आज से 3 माह कल मुझे किसी ने बताया कि वो अब्दुल रहमान के ऑफिस में जाते देखा गया है। और ये कि वहाँ से किसी झगड़े की आवाज़ आ रही थी। तब मैं अब्दुल रहमान से बहुत लड़ी। वो जानता था कि उसका भाई किधर है, मगर उससे हम सबसे झूठ बोला। आने को तो अभी तक नहीं मालूम कि अब्दुल रहमान इस बारे में जानता है। मगर उसका भाई कहाँ गया? यही तो अब्दुल रहमान से पूछा था मैंने। मगर वो किसी बात का ठीक जवाब दे तब ना। वो कहता है उससे अपने भाई को नहीं निकाला। बहुत सब कुछ छोड़ कर गया है। पहले तो उन दोनों की बहुत दोस्ती थी। अब्दुल रहमान पानी की तरह उस पे पैसा बहाया करता था। फिर एकदम से वो क्यों सब कुछ छोड़कर चला गया, ये मेरी समझ से बाहर है। आने उसको बहुत याद करती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे उनके लिए कुछ करूं। तुमने देखा हुआ है उनके दूसरे बेटे को? जब मैं 11 साल की थी तब आखिरी बार उसे अपने सामने देखा था। पता नहीं वो अब कहाँ होगा। बाज़ लोग कहते हैं वो इस्तांबुल में ही है। मगर होटल ग्रैंड में अमूमी तासुर यही है कि वो यूनान चला गया और वहाँ पे होटल ग्रैंड की चेन में काम कर रहा है। मैं यकीन मानो, यूनान में हमारे होटल की कोई शाख नहीं है। वो अब रो नहीं रही थी, मगर उसकी आवाज़ आंसुओं से बोझिल थी। आयशे, तुम और बहारे अब्दुल रहमान की इतनी तारीफ़ें करते हो। मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा, मगर आज मुझे कहने दो कि वो इस्तांबुल में हासा बदनाम है। लोग उसे अच्छा नहीं समझते। मेरा दिल इन बातों को नहीं मानता। लोग मुझसे भी आकर ये बातें कह देते हैं, मगर मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा है। मैं सच कह रही हूँ, वो वाकई बहुत अच्छा है। बस उससे हमारे साथ अच्छा नहीं किया। उससे हमारे साथ बहुत गलत किया है। वो आयशे की बात नहीं सुन रही थी। उसका दिमाग उसी एक नुक्ते पे मरकूज हो गया था। अब्दुल रहमान पाशा का एक गुमशुदा भाई। कोई भी शख्स यूं ही अपना बड़ा बिजनेस छोड़कर नहीं जाता। कोई तो बात थी। बिलाहिर उससे अब्दुल रहमान की एक कमजोरी मिल गई थी। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। हया, हया। सुबह वो आयशे के जोर जोर से चिल्लाने पर हड़बड़ा कर उठी थी। क्या हुआ? उससे परेशानी से आयशे को देखा, जिसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थीं। बाहर ही घर पर नहीं है। वो कहीं भी नहीं है। सारी मेरी गलती है। मैंने कल उसे डांटा था। आयशे बस रो देने को थी। वो एक झटके से बिस्तर से निकली थी। बाहर खड़े गार्ड से बताया कि उससे बहारे को बाहर जाते नहीं देखा। वो पिछले दरवाजे से निकली होगी। इस घर में पिछला दरवाज़ा भी है। अब्दुल रहमान की अनायात। वो हर शय में बैक डोर रखता है। आयशे तलही से बड़बड़ाती उसके साथ बाहर निकली। आयशे, मुझे पता है वो किधर गई होगी। उसे यकीन था कि वो समंदर पे गई होगी। जब वो उस वीरान साहिल पे पहुंची तो वो उन्हें दूर से ही नजर आ गई। वो वहीं उस पत्थर पे बैठी थी जहाँ वो तीनों कल चटाई डाले बैठी थी। उससे घुंघराले बाल हवा से उड़ रहे थे और वो खाली खाली निगाहों से सामने समंदर को देख रही थी। उसके एक हाथ में सीप और दूसरे में छुरा था। बहारे, आयशे बामुश्किल आंसू रोकती भागती हुई बहारे के गले लग गई। तुम ऐसे क्यों आ गई? मैं इतनी परेशान हो गई थी। बहारे ने वीरान से निगाहें उठाकर उसे देखा, फिर हाथ में पकड़ी सीप आयशे के सामने की। आयशे, मेरा सीप फिर हाल ही निकला। उससे बहुत दुख से सीप खोल कर दिखाई। तुम मेरे सारे मोती ले लेना। मैं उन्हें अब बाजार में नहीं बेचूंगी। तुम हया के तीनों मोती भी ले लेना जो उसे कजन ने दिए थे। मगर अब तुम नहीं रोगी। नहीं आयशे। बहारे ने नफी में सर हिलाया।
मेरा मोती खो गया है, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। हया बहारे के सामने दोनों सान होकर बैठी और उससे गीले हाथ थाम कर उसकी आंखों में देखकर कहने लगी, चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। और आज तुमने एक खोए हुए मोती से हार मान ली। बहार ने धीरे से नफी में सर हिलाया, वो जैसे कुछ कह नहीं पाई थी। अपने दुख में दूसरों का दिल नहीं दुखाते बहारे, मैं तुम्हें बिल्कुल वैसा ही नेकलेस ला दूंगी, प्रॉमिस। और फिर शाम में इस वादे को पूरा करने के लिए उससे आयशे से कहा कि जब अब्दुल रहमान का फ़ोन आए वो उसे बताए। सो जब उसका फ़ोन आया तो आयशे ने कॉर्डलेस उसे थमा दिया और वो दूसरे कमरे में चली गई। अस्सलाम वालेकुम, वो बहुत धीमी आवाज़ से बोली थी। वालेकुम सलाम। खैरियत? वो जैसे बहुत हैरान हुआ था। जी, वो मुझे कुछ काम था। उसे याद था कि आखिरी दफ़ा उससे जब अब्दुल रहमान को काम कहा था तो उसका नतीजा बहुत भयानक निकला था, मगर अब वो उसे एक और मौका दे रही थी। कहिए, आपको हमसे बात करने का ख्याल सिर्फ काम के वक्त ही आता है, मगर कहिए। दिल तो उसका चाहा कि फ़ोन दीवार पे दे मारे, मगर बर्दाश्त कर गई और उसे सारी बात कह सुनाई। आखिर में बोली, आप मुझे उस शॉप का नाम बता सकते हैं जहाँ से आपने वो नेकलेस लिया था? वो मेरा गिफ्ट था, सो मुझे ही दोबारा लेना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं अभी मुल्क से बाहर हूँ, तो मेरा बंदा उस शॉप के वॉचर्स आपको दे जाएगा। आप जवाहिर की उस शॉप से वो नेकलेस खरीद कर बहारे को दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बेलचक और खुश अंदाज में कहकर उससे फ़ोन रख दिया था। हया ने एक मुतफक्किर निगाह कॉर्डलेस पे डाली और तैयार कर लिया कि आइंदा वो कभी इस शख्स से दोबारा बात करने की सहमत नहीं करेगी। उसका ख्याल बहुत जल्द गलत साबित होने वाला था। होटल ग्रैंड का मुलाजिम अगली सुबह वॉचर्स दे के आया, मगर तब जब वो तीनों इस्तांबुल जाने की तैयारी कर रही थी, आयशे को बैंक में कोई काम था, सो वो और बहारें उसके हमरा चल रही थी। हया ने वॉचर्स देकर कमरे में रखे, मगर फेरी के लिए रवाना होते हुए वक्त वो उन्हें उठाना भूल गई। सो इस्तांबुल आकर वो जवाहिर नहीं गई। नेकलेस फिर कभी खरीद लेगी, क्योंकि उसमें परोना तो बहारे का मोती ही था, तो जाने कब निकले। मगर सुभान जी के डोम में जाकर वो अपना पजल बॉक्स ज़रूर उठा लाई थी। वो सुबह की क्लासेस का टाइम था और ड्रोन खाली पड़ा था। सो ना वो किसी से खुद मिली, ना ही किसी से सामना हुआ। उसकी स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म हो गई थी, मगर अभी वो उससे ऊपर 2-3 दिन की छुट्टी कर सकती थी। पजल बॉक्स और चंद ज़रूरी चीज़ें लेकर जब वो बाहर आई तो आयशे के कामों में इतना वक्त ही नहीं मिला इससे फ़िलहाल स्ट्रीट जा सकती। वो दोपहर तक ही वापस आ गए। अपना पजल बॉक्स उसे एहतियात से अलमारी में कपड़ों के नीचे रखा। अब उससे जल्द अज जल्द उसे खोलना था। रात वो आयशे और बहारे के सोने के बाद पजल बॉक्स निकाल कर दबे कदमों में चलती बाहर आई। उसका रुख किचन की तरफ था। काउंटर से टेक लगाकर खड़े उससे कोट बार की स्लाइड्स ऊपर नीचे करना शुरू की। पहले उससे आयशे लिखा, मगर बॉक्स जामिद रहा। उसे यही तवक्का थी, यकीनन बॉक्स देते ही खरीदार ने पासवर्ड बदल दिया होगा। फिर उससे येनिंग लिखा, जो आग को तुर्की में कहते हैं। बॉक्स चौंका तो रहा। उससे यही उम्मीद थी। अब उसे वो करना था जिसकी तरफ हर तकलीस का कॉल इशारा कर रहा था। आग, असल वाली आग। उससे माचिस उठाई और तीली सुलगाकर बॉक्स से करीब लाई, मगर आंच लकड़ी को स्याह करने लगी और शोला तीली को खाकर उसकी उंगली तक पहुंचने लगा। उसे झुंझलाकर तीली फेंकी। चंद लम्हे वो कुछ सोचती रही, फिर बॉक्स से ये बाहर आई। लिविंग रूम का आतिशदान सर्द पड़ा था। उससे नॉब फेर कर आग लगाई तो मसूई लकड़ियों वाला हीटर चल उठा। वो बॉक्स को दोनों हाथों में पकड़े उस जगह के करीब लाई जहाँ सिर्फ दुखते अंगारे थे, शोले ना थे। हीटर की तपिश उसकी उंगलियों को छूने लगी। वो सब करके बॉक्स पकड़े रही। बार बार निगाहों के सामने वो तकलीफ दे रात उभरती। अलाव, खोलता माँ, दुखती सुलाखें। उससे सर झटक कर तवज्जो पजल बॉक्स की तरफ मरकूज की। उससे उसी तरह तिरछा पकड़ रखा था, क्योंकि उसके दो अतराफ अंगारों के सामने थे। जो तरफ सरासादा सामने थी, उस पे हुर्फ उभरने शुरू हो गए थे। हुर्फ, बल्कि अल्फाज, फिक्रे। उससे हैरत से बॉक्स की उस साइड को देखा जिसका रंग तपिश के साथ स्याह हो रहा था और ऊपर सुनहरी से लफ्ज उभर रहे थे। वो शायद लाशोर तौर पर किसी 6 उर्फी लफ्ज़ की तवक्का कर रही थी, मगर यहाँ तो हया ने बॉक्स आग से हटाकर देखा।
उस पे लिखे 2 फ़िक्रे वाज़िया थे। वो कोई नज़्म या शेर था। मार्क विद होमर्स डाउट, अ स्टिक विद टिन स्प्रूट्स। होमर के शुभ हाथ पे निशान सा था, एक छड़ी जिसकी 2 नोकें होती हैं। वो भी इन लफ्ज़ों पे ठीक से उलझ भी ना सकी। उसकी निगाह उस स्याह होती तरफ से मुझसिल तरफ पर पड़ी। जो ज़रा सी तपिश उस जगह को मिली थी, उससे वहाँ चंद अधूरे फ़िक्रे ज़ाहिर किए थे। हया ने वो दर्फ आँख के सामने की। अधूरे लफ्ज़ मुकम्मल होकर एक शेर में ढल गए। राउंड द एम्ब्रिल क्रूसिफाइड एंड द फ्रीडम पेट्रिफाइड। किसी एहसास के तहत उसे तीसरी मुझसिल दीवार को आँच दिखाई। बॉक्स की तीसरी तरफ भी किसी जादुई असर की तरह स्याह पड़ने लगी और ऊपर जैसे कोई अनदेखा कलम सुर्ख रोशनाई से लिखने लगा। स्नैप देयर अ ब्लडेड पाइन, स्प्लिट देयर सम टीयर्स डिवाइन। अब कोट पार से मुझसिल 2 दीवारें और तीसरी जो कोट पार के बिल्कुल मुतवाज़ी थी, रूप से भरी जा चुकी थी। बाकी ऊपर ढक्कन की सतह जहाँ हर तकलीस का कोल लिखा था रह गई थी, या फिर निचली तरफ। उससे वो दोनों को आँच दिखाई, मगर कुछ ना हुआ। अब सिर्फ कोट पार वाली तरफ बची थी। हया ने एहतियात से उसको अंगारों के करीब किया। जैसे जैसे तपिश लकड़ी को छूती गई, कोट पार के 6 चौखटों के ऊपर एक शेर उभरा। A love lost in symbolic sense, under which the lines dwell। पजल बॉक्स का आखिरी शेर। 8 मिसरों की नज़म मुकम्मल हो गई थी। अब ये नज़म किस तरफ इशारा कर रही थी, ये उसको अभी सोचना था। पहली बार उसे बुरी तरह से मोहतसिम की कमी महसूस हुई थी। बाहरी फूल चुनने के लिए गई थी और अब नीचे दरख्तों में इधर उधर भागती भी रही थी। नेकलेस का गम अब तक उसे फूल पाल चुका था। वो आयशे के साथ एक दरख्त तले चटाई पे बैठी उसकी हिदायत के मुताबिक हाथ में पकड़े लकड़ी के टुकड़े को तराश रही थी। दोपहर की नरम सी धूप सुर्ख स्नोबर की दीवारों से छन छन कर उस पे गिर रही थी। एक पजल बॉक्स बनाने के लिए 507 लकड़ी के छोटे बड़े टुकड़े दरकार होते थे। आसा मेहनत तलब काम था। आयशा ने अनातोलिया के एक गांव में किसी मोहम्मद चीनी कारीगर से ये फन सीखा था। तुम्हें वॉचर्स मंगवाने की जरूरत नहीं थी। अब्दुल रहमान की तो कीमती तोहफे देने की आदत है। यूं ही भारी की आदतें बिगड़ती जाएंगी। उसकी बात पे हया ने सर उठाया। उससे ढीली चोटी बांध कर आगे को डाल रखी थी और चंद लटे चेहरे के अतराफ में झूल रही थी। मैं तो अपनी तरफ से देना चाहती थी, मगर उससे मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। अब ले ही आया है तो वापस क्या करना। वो सर झुकाकर रांधा लकड़ी के टुकड़े पे आगे पीछे रगड़ने लगी। लकड़ी के बारीक रोल शुदा चिप्स से नीचे गिर रहे थे। और हाँ, बहारी ने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा था। उसे लगा उससे तुमसे उस दिन बहुत बदतमीजी करती थी। अच्छा, क्या खरीदा है? वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ पूछने लगी। एक रेशमी स्कार्फ है, मगर मैं तो सिर्फ स्कार्फ नहीं लेती। बेख्तियार उसके लबों से निकला, फिर पछताई। किसी के तोहफे के लिए ऐसे तो नहीं कहना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम गर्दन में ले लेना। हाँ, ये ठीक है। वो मुस्कुराकर दोबारा रांधा लकड़ी पे रखने लगी। तुम्हें पता है आयशे, जब मैं छोटी थी ना, 10-11 साल की, तब मुझे स्कार्फ पहनने का बहुत शौक था। मेरे अब्बा और ताया फुरखान दोनों मुझे अक्सर सर ढांपने को कहा करते थे। उन्हें ऐसे बहुत अच्छा लगता था। मेरी अम्मा भी चाहती थी कि मैं सर ढका करूं ताकि मेरे चेहरे पे नूर आ जाए और मैं अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाऊं। उन्होंने मुझे कुरान हिफ्ज करने के लिए इस्लामिक स्कूल में भी दाखिल करवाया, मगर मैं वहां से तीसरे रोज ही भाग आई। तब मेरा स्कार्फ पहनने को बहुत दिल चाहता था, तो क्यों नहीं लिया? जवाबन हया ने धीरे से शाने उचकाए। मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई कि मेरा फेस कट ऐसा है कि मैं स्कार्फ में अच्छी नहीं लगूंगी। वो कहकर सर झुकाए काम करने लगी। आयशी उसी तरह हाथ रोके उसको देख रही थी। किसको? हाँ, उसे नासमझी से सर उठाकर आयशी को देखा। तुम किसको स्कार्फ में अच्छी नहीं लगोगी? लोगों को, और और कैमरे को, मसलन तस्वीरों में, और और खुद को, और अल्लाह ताला को। आयशा धीरे से मुस्कुराई। उसकी सब्ज आंखें नरम धूप में सुनहरी लग रही थी। हो सकता है तुम अल्लाह ताला को स्कार्फ में बहुत अच्छी लगती हो। वो एकदम बिल्कुल सुन हुई आयशा को देखा। तुमने एक दफ़ा मुझसे पूछा था हया कि मैं हर वक्त स्कार्फ क्यों पहनती हूँ। आयशा सर झुकाए लकड़ी के टुकड़े का किनारा तराशते हुए कह रही थी। मैं तुम्हें बताऊँ,
मेरा भी दिल करता है कि मैं वो खूबसूरत मलबूसात पहनूं जो बेहद में इस्तांबुल, इटली और स्पेन की लड़कियां पहन कर आती हैं। बिल्कुल जैसे मॉडल्स पहनती हैं। और जब वो ऊंची हील्स के साथ रैंप पे चलती आ रही होती हैं तो एक दुनिया उनको मशहूर होकर देख रही होती है। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी ऐसे स्मार्ट और ट्रेंडी डिज़ाइनर लिबास पहनकर जब सड़क पे चलूँ तो लोग मशहूर और मुतासिर होकर देखें मुझे। लेकिन वो सांस से नहीं रुकी। हया बिना पलक झपके सांस रोके उसे देख रही थी। लेकिन फिर मुझे एक ख्याल आता है, ये ख्याल कि एक दिन मैं मर जाऊंगी जैसे तुम्हारी दोस्त मर गई थी, और मैं उस मिट्टी में चली जाऊंगी जिसके ऊपर मैं चलती हूँ। फिर एक दिन सूरज मगरिब से निकलेगा और ज़मीन का जानवर ज़मीन से निकलकर लोगों से बातें करेगा और लाल आंधी हरसू चलेगी। उस दिन मुझे भी सबके साथ उठा लिया जाएगा। तुमने कभी ओलंपिक्स के वो स्टेडियम देखे हैं जिनमें बड़ी बड़ी स्क्रीन नफ्स होती हैं? मैं खुद को एक ऐसे ही स्टेडियम में देखती हूँ, मैदान के ऐन वस्त में खड़े। स्क्रीन पे मेरा चेहरा होता है, पूरा मैदान लोगों से भरा होता है। जब सब मुझे ही देख रहे होते हैं और मैं अकेली वहाँ खड़ी होती हूँ, मैं सोचती हूँ खयाम, अगर उस वक्त मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया कि आना तोलिया ये आयशे गुल, अब बताओ तुमने क्या किया? ये बाल, ये चेहरा, ये जिस्म, ये सब तो मैंने तुम्हें दिया था। ये ना तुमने मुझसे मांग कर हासिल किया था और ना ही इसकी कीमत अदा की थी। ये तो मेरी अमानत थी। फिर तुमने इसे मेरी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तुमने इससे वो काम क्यों किए जिनको मैं नापसंद करता हूँ? तुमने उन औरतों का रास्ता क्यों चुन लिया जिनसे मैं नाराज हूँ? मैंने इन सवालों के बहुत जवाब सोचे हैं, मगर मुझे कोई जवाब मुतमईन नहीं करता। रोज सुबह स्कार्फ लेने से पहले मेरी आंखों के सामने उन तमाम हसीन औरतों के दिलकश सरापे गर्दिश करते हैं जो टीवी पे मैंने कभी देखी होती हैं, और मेरा दिल करता है कि मैं भी उनका रास्ता चुन लूँ। मगर फिर मुझे वो आखिरी अदालत याद आ जाती है। तब मैं सोचती हूँ कि उस दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मैं तराजू के एक पलड़े में वो सरापा डालती हूँ जिसमें मैं खुद को अच्छी लगती हूँ, और दूसरे में वो जिसमें मैं अल्लाह को अच्छी लगती हूँ। मेरी पसंद का पलड़ा कभी नहीं झुकता, अल्लाह ताला की पसंद का पलड़ा कभी नहीं उठता। तुमने पूछा था कि मैं स्कार्फ क्यों लेती हूँ, सो मैं ये इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं अल्लाह को ऐसे अच्छी लगती हूँ। वो अब छुरी की नोक से लकड़ी के किनारे में हम डाल रही थी। लकड़ियाँ समंदर की रेत की मानिंद होती हैं हया, हया बड़ी रेत। अगर साहिल पे हो तो कदमों तले रोंदी जाती हैं, अगर समंदर की तह में हो तो कीचड़ बन जाती हैं। लेकिन उसी रेत का वो ज़रा जो खुद को एक मजबूत सीप में ढक ले, वो मोती बन जाता है। जवाहरी उस एक मोती के लिए कितने ही सीप चुनता है और फिर उस मोती को मखमलीन डब्बों में बंद करके महफूज तिजोरियों में रख देता है। दुनिया का कोई जौहरी अपनी दुकान के शोकेस में ऐसी ज्वेलरी नहीं रखता, मगर रेत के सरे के लिए मोती बनना आसान नहीं होता। वो डूबे बगैर सीप को कभी नहीं पा सकता। हया अब उससे नहीं देख रही थी। वो सर झुकाए रेगमाल लकड़ी के टुकड़े पे रख रही थी। लकड़ी की घुंघराली पत्रियां उतर उतर कर नीचे गिर रही थी। उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही चटक रहा था। क्या वो समझ नहीं पाती थी, और कभी कभी उसे लगता वो कभी नहीं समझ सकेगी। कुबरा बलहूल के घर उनके खेत में काम करते, अदा चाय के पत्ते चुनते, उनकी मुर्गाबियों को दाना डालते। वो अब उनसे छोटे छोटे बज़ाहिर बेसर से सवाल कसरत से पूछने लगी थी। वो आयशे के बताए गए दो को कुबरा बहलूल के दो से जमा करके देखती तो अब 4 के बजाय 400 निकलता। अब उसे फिर से अब्दुल रहमान पाशा के फ़ोन का इंतज़ार था। कब वो फ़ोन करे और वो अपने पत्ते फेर के खेल पाशा ने शुरू किया था उसे ख़त्म अब वो करेगी। चंद ही रोज़ में उसे ये मौका मिल गया। फ़ोन की घंटी बजी तो उससे कॉर्डलेस उठा लिया और ऊपर स्टडी में आ गई। हेलो, उससे बज़ाहिर सादगी से कहा। दूसरी जानिब चंद लम्हों की खामोशी छाई रही। फिर उसकी खुदरी आवाज़ सुनाई दी। हया बीबी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कर रही थी? वो मोहताज लहजे में पूछ रहा था, जैसे उसका फ़ोन उठाने का मकसद न समझा हो। मैं एक कहानी लिख रही थी, कहीं तो सुनाओ। अब की बात उससे जाने मुतसब्सब खामोशी छाई रही। फिर वो गहरी सांस लेकर बोला, जी, सुना दीजिए। 3 साल पहले की बात है।
इंडिया का एक आम सा स्मगलर अपनी माँ और भाई के पास बयू अदा आता है। उसका भाई अदा में एक बहुत कामयाब होटल चला रहा होता है। नौवारत भाई उसके साथ होटल के काम में दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है। बज़ाहिर उसे अपने भाई का बहुत ख्याल है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो होटल पे कब्जा करने लगता है। वो अपने भाई के ताल्लुकात इस्तेमाल करके अपने ताल्लुकात वसी करता है, माफिया के साथ रवाबित बढ़ाता है, और तो और उसकी एक आलमी दहशतगर्द तंजीम से भी रवाबित है। फिर आज से ठीक 2 साल पहले वो अपने भाई को कुछ यूं हरासा करता है कि एक रोज बेचारा भाई चुपचाप होटल छोड़कर चला जाता है। लोगों को ये बताया जाता है कि वो यूनान में है, मगर दर हकीकत कहाँ है वो, ये उसके बड़े भाई से बेहतर कोई नहीं जानता। और उससे पास-पुर्स करने वाला कोई है भी नहीं, सवाए एक बूढ़ी औरत और 2 मासूम लड़कियों के। यूं वो आम स्मगलर इस्तांबुल के बारसूख तरीन अफराद में शामिल हो जाता है। अब बताइए कैसी लगी कहानी? कहते हैं तो पब्लिशिंग के लिए दे दूं? उससे बहुत मासूमियत से पूछा था। मैं इस सारी बकवास से क्या मतलब लूँ? यही कि मेरे बारे में ज़रा एहतियात से काम लीजिएगा, वरना पैर के नीचे दबाओ तो चूंटी भी काट लेती है। बहुत आसान फरामोश लड़की हो। तुम्हें भूल गया कि उस रात तुम्हें उस बहरी जहाज से नीम मुर्दा हालत में कौन लाया था इधर? लम्हे भर को वो बिल्कुल चुप रह गई। मैं परसों भाइयों का दा वापस आ रहा हूँ। तुमने जब तक उधर रहना है तुम रहो। मैं उधर नहीं आऊँगा और ना ही तुम्हारे रास्ते में आऊँगा। सो तुम भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। धमकियां में सहजा इस बात का गमास था, उसे वही हाथ रखा है जहाँ सबसे ज्यादा दर्द होता था। मैंने क्या करना है और क्या नहीं, इसका फैसला अभी नहीं किया मैंने, उससे महसूस से अंदाज में कहकर फोन रख दिया। मेजर अहमद का शुक्रिया जिसने उसे एक दूसरे नेज पे सोचना सिखाया था।